फिर से स्टार्ट हो चुका है कोल्ड वॉर। आइए समझते हैं विस्तार से कैसे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब जापान के दो बड़े बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं। एक का नाम होता है लिटिल बॉय, एक का नाम होता है फैट मैन। और इसी के बाद जापान सरेंडर कर देता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। और उसके बाद शुरू होता है एक और युद्ध जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर, जो कि कभी लड़ा ही नहीं गया। कोल्ड वॉर होता क्या है? कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध है जहां पे दो एनिमी स्टेट्स आपस में डायरेक्टली युद्ध में इंगेज नहीं करते, पर वो हर भरसक प्रयास करते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसका सबसे बड़ा जरिया होता है जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? ऐसा समझिए कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने के जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, दो नेशंस हैं, एक है ए और एक है बी, जो दोनों आपस में दुश्मन हैं, पर दोनों डायरेक्टली युद्ध में इंगेज नहीं करेंगे। पर ए हर वो छोटे छोटे कंट्री को मिलिट्री से और पैसे से हेल्प करेगा जो कि बी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, और सिमिलरली बी भी हर वो छोटे छोटे कंट्री को मिलिट्री से और पैसे से मदद करेगा जो कि ए के खिलाफ लड़ रहा है। यानी कि ए और बी डायरेक्टली युद्ध में इंगेज नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी एक तरीके का युद्ध लड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, और ये कोल्ड वॉर में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा हथियार था। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज मेजरली आप रसिया के नाम से जानते हैं, पर एक्चुअली में पूरा यूएसएसआर रसिया नहीं था। यूएसएसआर में कई सारे देश मिला के बनते थे, जो कि 1991 में जाके इवेंचुअली टूट जाता है, और उसमें से सबसे बड़ा जो देश निकल के आता है उसको कहते हैं रसिया। बाकी छोटे मोटे देश थे वो टूट के अलग हो गए, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्री भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। ये टूट के अलग हो गए और इसमें सबसे बड़ा कंट्री बता रसिया। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इन दोनों देशों के बीच में ही क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तक जितने भी ताकतवर देश थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे क्षतिग्रस्त हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, और दुनिया में 2 ही बड़े ताकतवर देश बचे थे। एक का नाम था अमेरिका और एक का नाम था यूएसएसआर। अमेरिका वो जो कि कैपिटलिज्म के मॉडल को फॉलो करता था, और यूएसएसआर जो कि सोशलिज्म के मॉडल को फॉलो करता था। और दोनों देश नहीं चाहते थे कि दूसरे वाले की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया भर में फैले, और ये दूसरे वाले की आइडियोलॉजी को रोकने का, सप्रेस करने का भरसक प्रयास करते थे। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोशलिज्म फैले, और रसिया नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया कैपिटलिज्म के चपेट में आए। और इसीलिए शुरू होता है कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चलता है, जब तक कि यूएसएसआर टूट नहीं जाता और रसिया अलग नहीं हो जाता। 1991 आते आते यूएसएसआर बहुत कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से वो टूट गया, और ये लड़ाई तब तक सिर्फ एक तरफा होकर रह गया था, क्योंकि दुनिया में अब एक ही ताकतवर देश बचा था। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1945 से लेकर 1991 का जो समय था, इसको हम कहते हैं कि पूरी दुनिया बाईपोलर हो चुकी थी। यानी कि पावर 2 अलग अलग पोल्स पे थे, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। पर अब दुनिया 1991 के बाद यूनिपोलर हो चुका है, यानी कि यूएसए एकमात्र बड़ा ताकतवर देश बचा। बाकी जो दूसरे पोल पे जो पावर है, यानी कि यूएसएसआर या जो अब रसिया कह लेते हैं, वो पावर एक तरीके से बहुत हद तक डिमिनिश हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। तो अब दुनिया यूनिपोलर बच गया है। पर क्या वापस से कोल्ड वॉर का स्टार्ट हो चुका है? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं बीते हुए समय में जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, मोटे तौर पे कोल्ड वॉर चल ही रहा है, और ये और ज्यादा एस्केलेट होने का संभावना ऐसा दिख रहा है। क्या हुआ कि आज से 3 साल पहले जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक लॉन्च किया, तो उसके बाद अमेरिका समेत कुछ यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने रसिया पे भारी मात्रा में सैंक्शंस लगा दिए। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये 3 साल के अंदर 16,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं। ये सैंक्शंस में कई तरीके के सैंक्शंस आते हैं, मिलिट्री सैंक्शंस हो गए, ट्रेड सैंक्शंस हो गए, इनके अलग अलग कंट्रीज में जो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उन बैंकों को शट डाउन कर दिया गया। एक तरीके से पूरी रसिया को आइसोलेट करने की कोशिश किया गया, और उसमें सबसे बड़ा जो धक्का रसिया को पहुंचाया गया वो ये था कि रसिया का तेल कोई भी दूसरा कंट्री नहीं खरीदेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर रसिया से तेल खरीदेगा तो हम उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा बताया अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन नेशंस ने, जिन्होंने कि सैंक्शन लगाया था। यानी कि रसिया को भारी मात्रा में इकोनॉमिकल लॉस पहुंचाने का कोशिश किया गया। अब इसको ही एक तरीके से काउंटर करते हुए अब रसिया क्या कर रहा है? अभी रिसेंटली रसिया ने आईएनएफ बोल के एक ट्रीटी से बैकआउट कर लिया। ये ट्रीटी बहुत ही काम का ट्रीटी है। आईएनएफ का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंजेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये 1980 में साइन किया गया था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि यूएसएसआर था तब 1987 में, यूएसएसआर टूटा है 1991 में। तब अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, और जो यूएसएसआर के हेड थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। इन दोनों के बीच में साइन हुआ था, और ये ट्रीटी कहता था कि जो इंटरमीडिएट रेंजेस के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह हैं, जो कि जमीन के ऊपर से रख के लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि हवाई लॉन्चिंग नहीं, डायनेमिक लॉन्चिंग नहीं, स्टैटिक लॉन्चिंग जिनका होता है, वो जितने भी ऐसे मिसाइल्स हैं जिनका रेंज 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक के जो रेंज के मिसाइल्स हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दोनों कंट्री ने कई सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। ये एक तरीके से
ऐसा सिचुएशन आगे ना आ जाए कि तीसरी बार एक वर्ल्ड वॉर के फेज में हम चले जाएं और तीसरी बार कोई बहुत बड़े अटैक देखने को मिले, ये ना हो उसके लिए ये ट्रीटी साइन किया गया था। अब रसिया ने बोल दिया है कि हम इस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि रसिया ऐसे इंटरमीडिएट रेंजेस के जो मिसाइल्स हैं जो कि 500 से 5500 किलोमीटर तक के रेंज में फायर किए जा सकते हैं, उनको अब वो रख सकता है और उनको आसानी से लॉन्च कर सकता है, क्योंकि वो ट्रीटी से बाहर निकल चुका है। तो हम ऐसा ही एक सिचुएशन वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तभी भी देखने को मिला था, जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में कभी और बता दूंगा। ऐसा ही कुछ एक स्थिति बन गया था जब दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करने वाले थे और शायद न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने वाले थे। तो ऐसा स्थिति दोबारा बन सकता है अगर ये रसिया इस ट्रीटी से छोड़ के बाहर निकल जाए, जो कि निकल चुका है अब। ऐसे ट्रीटीज को बार बार तोड़ने से दुनिया को और ज्यादा युद्ध के कगार पे धकेला जा सकता है और ये दुनिया के लिए अच्छी संकेत नहीं है। कुछ दिन पहले ईरान ने भी ऐसे ही एक ट्रीटी, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, उससे भी अपना नाम खींच लिया वापस। अब उसके बाद उसको यूरेनियम को एनरिच करने का अधिकार मिलता है, यानी कि वो खुले तौर पे आसानी से न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। जितना सैंक्शंस लगाना है लगाते रहो। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि अमेरिका ने 2 कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाए थे, एक रसिया पे ताकि वो यूक्रेन पे अटैक ना करे, और सेकंड ईरान पे ताकि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप ना करे। पर यहाँ पे पूर्ण रूप से अमेरिका नाकाम रहा है, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। ईरान भी अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, NPT से बाहर निकल चुका, और अब रशिया ने भी बोल दिया है कि भैया हम जो इंटरमीडिएट रेंजेस के मिसाइल्स हैं हम वो लॉन्च करेंगे, हम ये INF ट्रीटी से भी बाहर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खराब संकेत है दुनिया के लिए, और हम एक और क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जो कि आने वाले समय में किस तरीके से अनफोल्ड होगा हम देखते रहेंगे।